Now let's take ये example है, same वही example है, where I am accepting two numbers and operator पूछ रहा हूँ, based on the operator वो result में इसमें store होगा. I am accepting the first number, I am accepting the second number, I am asking the operator. मैंने यहाँ string में लिया है, आप उसको care में ले सकते हैं, कोई problem नहीं है. फिर मैंने पूछा भाई अगर plus से match हुआ तो प्लस करने का, माइनस से मैच हुआ तो माइनस करने का, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड सो ऑन. सिंपल सा एग्जांपल है और डिस्प्ले में मैंने रखा नहीं है, बट आपको पता है क्या लिखने का. console.writeline द आंसर इज सो एंड सो. फिर मेन में क्या करूंगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर अभी मेरा टॉपिक का रेलेवेंस के हिसाब से नाम दिया है एक्सेप्शन हैंडलिंग. फिर मैंने एक्सेप्ट कॉल किया, कैलकुलेट कॉल किया और डिस्प्ले कॉल किया. अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं. अब मैं इसको रन करता हूँ. यहाँ पे डिस्प्ले तो नहीं है, बट आपको आइडिया आ जाएगा मेरा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या एक्सप्लेन करने का. I enter the first number, I enter the second number और मैंने अरिथमेटिक सिंबल डाला मल्टीप्लाई. अभी डिस्प्ले में कुछ नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर डिस्प्ले में होता तो शो कर देता कि आंसर इज सो एंड सो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको चाहिए तो console.write /t नंबर का वैल्यू प्लस, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, वो नंबर को अगर आपको दिखाना था प्लस नहीं आएगा, ऑपरेटर आएगा, फिर नंबर का वैल्यू आएगा, फिर इक्वल टू आएगा, फिर रिजल्ट आएगा. इसमें दिखा देता हूँ. 0 में नंबर का वैल्यू जाएगा, 1 पे जगह पे नंबर का वैल्यू आएगा, नहीं 1 की जगह पे ऑपरेटर आएगा, PER आएगा, 2 की जगह पे नंबर का वैल्यू आएगा और 3 की जगह पे रिजल्ट आ जाएगा. ये आप कर सकते हो ऐसा. तो आप स्पेस की जगह डैश टी दे दो, थोड़ा अच्छा स्पेस रहेगा. सॉरी, मैंने एंटर किया प्लस सिंबल एंटर किया. सब लिखते हैं प्लेस होल्डर. सर वो वन राउंड ब्रैकेट है. हाँ, अरे हाँ, ये क्या हो गया. आंसर इट हैज शोन. अभी इसमें प्रॉब्लम कब होता है मालूम है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने 10 डाला और 2 डाला और डिवाइड डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर बता दी. पर किसी को मेरे प्रोग्राम के साथ मस्ती करना है, उसको प्रूफ करना है, अरे यू आर नॉट अ प्रॉपर डेवलपर, ये देख मैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ. अब मैंने यहाँ डिवाइड डाल दिया. मैथमेटिकली सबको पता है यू कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय 0, राइट. यस यस सर. है ना. तो ये देखो अभी इससे क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन क्रैश हो गया. बिकॉज ऑफ दिस एरर योर एप्लीकेशन गॉट क्रैश. इट शोज कि आपका एप्लीकेशन रोबस्ट नहीं है, ये क्रैश हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपने ये सिचुएशन को हैंडल नहीं किया. आपने सारे पॉसिबिलिटीज सॉफ्टवेयर बनाते समय माइंड में रखे नहीं कि सामने वाला अगर ऐसा मिस्टेक कर सकता है, इंटेंशनली मेरे एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. कि आप अगर डिवाइड कर रहे हो और सेकंड नंबर आपका 0 एंड यू नो दैट यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0 और आपने इस पॉसिबिलिटीज को माइंड में रख के एप्लीकेशन नहीं बनाया और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो गया, तो यूजर बोलेगा योर सॉफ्टवेयर इज नॉट प्रॉपर. देयर इज अ मिस्टेक, इट शुड शो द मिस्टेक एंड एप्लीकेशन शुड बी इन अ स्टैंडिंग पोजीशन. वो क्रैश नहीं होना चाहिए. अभी मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, मुझे स्टॉप ही करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड एज एन एरर. अब ये एरर कंपाइल टाइम पे आया है कि रन टाइम पे आया है? रन कंपाइल.
कंपाइल पे होता तो कंपाइल पे होता तो ये ऐसा रन होने, ये देखो अभी आपने ये जो कर रहे हो दिस स्टेप यू हैव टेकन, ये आपने जो 10 0 और डिवाइड एंटर किया है, कंपाइल टाइम पे किया है कि रन टाइम पे किया है? रन टाइम पे। रन टाइम। हाँ, तो ये कंपाइल टाइम हुआ कि रन टाइम हुआ सुमन? रन टाइम। हाँ, तो ये रन टाइम पे जो एरर आया है ना, और इसको आप हैंडल नहीं करोगे ना, योर एप्लीकेशन विल गेट क्रैश, एंड हैंडलिंग सच एरर इज टुडेस टॉपिक, व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग. रन टाइम एरर हैंडलिंग इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग. अब वो टॉपिक को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं. इसका एक स्नैप ले लो ताकि आपको याद रहे कि ये टॉपिक का बेस क्या था. Is the need of handling such issue is clear, then only you will understand this topic. Please respond on the chat window कि अगर ये concept clear हो गया तो आप please respond. Yes sir, clear. Yes sir. कि ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट करूँ ना, उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि why I should study this topic. Please take the snap of this. I hope snap ले लिया होगा. मैं stop कर रहा हूँ. हाँ, सर वो एकदम छोटा दिख रहा है स्क्रीन. हाँ, क्या शगुफ्ता? आपका स्क्रीन. देखो ये एब्नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया. अभी यहाँ से प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है. तो ये टॉपिक को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. मैं अभी इसका एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. सुमन, जो कंपाइल टाइम होता है ना, आपने जो बोला था ना, वो कंपाइल टाइम देखो ऐसा होता है. कंपाइल टाइम ये आपको कंपाइल करना ही, ये रन क्या, ये तो रन होने ही नहीं देगा. वो बोलेगा रन नहीं कर सकते, ये कोई इश्यू है इसके अंदर. सुमन क्लियर कंपाइल टाइम एरर कैसे होता है? यस सर. सिंटैक्स एरर जो होता है ना, कंपाइल टाइम एरर होता है. डू यू Okay, ऑल sir. नो कितने टाइप के एरर्स होते हैं? डू यू पीपल नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर? क्या स्टूडेंट बोलो, एरर कितने टाइप के होते हैं? थोड़ा कुछ तो बोल सकते हो. कंपाइल टाइम, रन टाइम. कंपाइल टाइम दो तो देख लिए, रन टाइम देख लिए, तीसरा लॉजिकल एरर होता है. तीसरा कौन सा एरर होता है? लॉजिकल एरर होता है. एक होता है सिंटैक्स एरर जिसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर. एक होता है रन टाइम एरर जो अभी हमने देखा, और एक होता है लॉजिकल एरर. सबसे टफेस्ट होता है लॉजिकल एरर सॉल्व करना. अभी सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ. मैंने 10 एंटर किया और 2 एंटर किया और प्लस एंटर किया. आई एंटर 10, आई एंटर 2 एंड मैंने प्लस एंटर किया. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग द आंसर इज 12. आई वाज एक्सपेक्टिंग आंसर इज 12, बट क्या आ गया? 12 आ गया. आंसर आना चाहिए था और आंसर आ गया 20. अभी मैंने 10 एंटर किया, 2 एंटर किया, आंसर 12 की जगह 20 आ गया. तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, एब्नॉर्मल टर्मिनेट भी नहीं होगा, बट एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आएगा. एप्लीकेशन विल नॉट गेट क्रैश. एप्लीकेशन विल नॉट गेट क्रैश, बट रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आएगा. और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकल एरर टफ होता है, क्योंकि आपको ढूंढने का है ना कि मेरे लॉजिक में क्या प्रॉब्लम हो गया जिससे आंसर एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है. प्रोग्राम रन हो रहा है, एरर इज नॉट कमिंग, देन व्हाई, वेयर इज द इशू इन माय कोड. तो वो कोड में एरर इशू ढूंढना ना सबसे टफेस्ट जॉब है. ये तो सिंपल सा एग्जांपल बताया कि आप क्या करोगे. फिर जहाँ पे आपने प्लस लिखना चाहिए था वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया रहेगा, इसके लिए ऐसा हुआ रहेगा. पर इमेजिन करो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है, 25 लाइंस का एक एल्गोरिथम है जो मैंने लिखा है, और उसमें लाइन बाय लाइन करके मुझे ढूंढने का है. वो इतना इजी नहीं होता है. फिर आपको ड्राई रन टेबल बनाना पड़ता है जो मैंने फ्लोचार्ट में बताया था कि एक एक लाइन पे क्या वैल्यूज आ रहे हैं, वो डिबग करना पड़ता है, फिर जाके वो रिजॉल्व होता है. दैट्स द रीजन लॉजिकल एरर को टफेस्ट एरर बोला जाता है सॉल्व करने में, क्योंकि वो बताता नहीं है कौन से लाइन में इश्यू है, क्रैश होता नहीं है, खाली रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आता है और फिर अपने को ही फाइंड आउट करना पड़ता है. Is this clear? Logical error is toughest to resolve. Please respond on the chat window. और 3 टाइप था हमने, इससे एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है. मोमेंट एप्लीकेशन इज क्रैश, अगर रैम में कोई अपना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, अगर रैम में कोई अपना इंपॉर्टेंट रिसोर्स ओपन है, अगर वो क्लोज नहीं किया और एप्लीकेशन क्रैश हो गया, तो रैम में ओपन हुआ रिसोर्स हमेशा टेम्परेरी रहता है, और वो टेम्परेरी डेटा जो इंपॉर्टेंट था वो एप्लीकेशन क्रैश होने की वजह से लॉस्ट हो गया.
तो वो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए था, बट रन टाइम एरर वही काम करता है, अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया तो एप्लीकेशन क्रैश कर देगा। जैसे डेटाबेस कनेक्शन ओपन किया है या फाइल ओपन किया है और एप्लीकेशन क्रैश होने की वजह से रैम में फाइल ओपन रह गया, डेटाबेस कनेक्शन ऑन रह गया, क्लोज नहीं हुआ, डेटा सेव नहीं हुआ, इज ऑल पॉसिबिलिटी पॉसिबल इफ यू डोंट हैंडल द रन टाइम एरर। कैसे दिखता है, क्या होता है, मैं जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया विद द स्नैप और विद प्रैक्टिकल अप्रोच की वी नीड टू हैंडल रन टाइम एरर। यू डोंट हैंडल इट विल क्रैश द एप्लीकेशन। ये पूरा टॉपिक है कैसे इसको हैंडल करने का। हैंडल करते समय ये पता लगाना चाहिए कि क्या क्या टाइप का क्या बोलते हैं डिजीज है, मतलब क्या क्या टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, हर एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, हर एक्सेप्शन का भी सॉल्यूशन क्या है, कैसे रिजॉल्व करने का, कौन पेरेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन अगर हम हैंडल करेंगे तो क्लास का लेके हेल्प करेंगे, क्योंकि सी शार्प इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए भी है। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर को एक्सेप्शन बोलते हैं। हाँ स्टूडेंट, रन टाइम एरर को एक्सेप्शन बोलते हैं, एब्नॉर्मल कंडीशन को एक्सेप्शन बोलते हैं, और उस एब्नॉर्मल कंडीशन को हैंडलिंग करने वाले प्रोसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। तो रन टाइम एरर मतलब एब्नॉर्मल कंडीशन, एब्नॉर्मल टर्मिनेशन, और उसी टॉपिक को बोलते हैं एक्सेप्शन, और उस प्रोसेस को हैंडल करके नॉर्मल करने को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर रन टाइम को लेके ये पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया रहेगा तो प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द चैट विंडो। बट जो सबसे टफेस्ट जो होता है वो रन टाइम है। सिंटैक्स के बारे में सॉरी टफेस्ट लॉजिकल है, और सिंटैक्स के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है, कौन से लाइन में इश्यू है, क्या नहीं है, उसका टेंशन ही नहीं है, वो खुद बता देता है ये लाइन में इश्यू है, वो खुद बता देता है ये लाइन में इश्यू है। तो सिंटैक्स एरर का तो वैसे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। डन, इज द बेस इज क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, क्या टॉपिक स्टडी कर रहे हैं इसका स्नैप ले लो स्टूडेंट। वी विल अंडरस्टैंड ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, कंडीशन, एब्नॉर्मल सिचुएशन, जो भी स्नैप ले रहे हैं ग्रुप में डाल देना। सेक्शन वर्ड दिख रहा है भाई? नहीं भी नहीं दिख रहा। सर गया ऊपर, नीचे नीचे थर्ड लास्ट है, Yes. सेकंड लास्ट। हाँ Yes. See, as discussed, exception is a problem that arises during the execution of a program. मतलब रन टाइम की बात कर रहा है। C# exceptions is responsible to handle an exceptional circumstances while arising during the running the program. For example, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था डिवाइड बाय 0। अब वो बोल रहा है कि सिचुएशन को हैंडल करना है तो यू कैन यूज फॉलोइंग कीवर्ड ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रो। These are the blocks you can use to handle the exceptions. Try means क्या बोलता है? In try what you will write? In try you will write the code which carry a possibility of generating an error. Try block में you will write a code which can carry a possibility of generating an error. For example, ये लाइन में possibility है error आ सकता है, ये लाइन में इतना possibility नहीं है error आने का, ये लाइन में 100% possibility है कि if you divide by 0, so such line, the line which carry the probability of generating an error, उसको हम लोग try में लिखते हैं। The line which carry the probability of generating an error, that line we write inside try. No need to write the complete code inside try. ये line में probability है error generate करने का। कैसे? Because आपको number enter करने के लिए बोल रहा है, वो alphabet enter कर देगा, तो भी problem आ सकता है। Let's see. अभी आपको नंबर एंटर करने का है, यू नो दैट द प्रोग्राम इज ऑफ नंबर, आई एंटर्ड अल्फाबेट। आ गया ठीक, फॉर्मेट एक्सेप्शन। व्हाई फॉर्मेट? आपने अल्फाबेट एंटर किया, प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूं? तो ये लाइन में प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्शन आने का। तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है? द लाइन विच कैरी द प्रोबेबिलिटी, उसको ट्राई के अंदर लिखो।
तो ट्राई के अंदर लिखेंगे प्रॉब्लम आएगा तो who will handle it catch। ये भी समझ में आता है सीक्वेंस में कि ट्राई में क्या लिखेंगे द लाइन विच कैरी द प्रोबेबिलिटी, और प्रॉब्लम आया तो who will handle it catch। इसका और डिटेल स्लोली आएगा, मैं खाली एक जनरल टर्म बता रहा हूँ। इस वजह से लिखा जाता है ट्राई द लाइन विच कैरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग, उसको लिखेंगे। प्रॉब्लम आया तो कौन हैंडल करेगा, कैच हैंडल करेगा। वन ट्राई कैन हैव मल्टीपल कैच, ये एक एक करके देखेंगे, इसको इतना अभी फिलहाल सीरियसली लेते नहीं है। मेन जो ये टॉपिक है वो देखते हैं, तो प्रैक्टिकली उतना टेंशन नहीं है जितना कॉन्सेप्ट समझना है। अब ये क्या है, ये पूरा खानदान है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं लोग, ये सब फैमिली मेंबर है। कोई भी प्रॉब्लम आया तो ये लोगों को याद कर लेगा। सबका गॉड फादर कौन है, एक्सेप्शन। जैसे बहुत सारी बीमारी की एक ही दवा रहती है, एंटीबायोटिक्स, ये वैसा है एक्सेप्शन, सबका गॉड फादर। सिस्टम के इश्यूज को लेकर जो भी एक्सेप्शन रहेंगे, सिस्टम मतलब डिवाइड बाय जीरो हो गया, अल्फाबेट की नंबर की जगह अल्फाबेट डाल दिया, वो सब सिस्टम मतलब ऑल प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है पहले से। टी शॉप में पहले से जो एक्सेप्शन बने हुए उन सब का पिताजी ये है और उसका पिताजी ये है। ऑल यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो भी आप बनाओगे खुद के यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जो प्रोग्रामर बनाएगा अपने नीड के हिसाब से, उनका पिताजी ये है। जैसे प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होते हैं, जैसे प्री डिफाइंड क्लास होते हैं हम बनाते हैं, वो यूजर डिफाइंड क्लास होते हैं। सेम वे देयर आर मेनी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन जिनके नाम एक एक करके अभी आने वाले हैं इधर। तो उन सबका पिताजी ये है और इसका पिताजी ये है, पेरेंट ये है। जो भी एक्सेप्शन आप बनाओगे खुद के रिक्वायरमेंट के लिए, खुद के एप्लीकेशन के पर्पस के हिसाब से, तो उनका पेरेंट ये है। If this much is clear, please respond on the chat window before I move ahead with more to explain about system exception. सर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन के लिए सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन है। नहीं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए पेरेंट ये है जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया। ओके, एप्लीकेशन एक्सेप्शन। हाँ, प्री डिफाइंड के लिए जितने भी प्री डिफाइंड है, ये देखो लाइन में लिखा है जितने भी प्री डिफाइंड है उनके लिए सिस्टम एक्सेप्शन पेरेंट। आई होप इतना कंफर्टेबल रहेगा। किसी को क्वेरी, किसी को डाउट, प्लीज बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, स्लो जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ ताकि हर एक चीज प्रॉपर्ली समझ में आए। कौन से बोलते ना बीमारी या डिजीज आ सकती है आपके प्रोग्राम रन करते समय। आईओ एक्सेप्शन मतलब आप कीबोर्ड और माउस को यूज नहीं कर पा रहे हो, या इनपुट डिवाइस यूज नहीं कर पा रहे हो, आप एंटर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर्ली, या फाइल में डेटा स्टोर नहीं हो पा रहा है, फाइल को आपने ओपन किया तो मालूम पड़ा फाइल में राइट नहीं कर सकते, तो फाइल रीड ओनली मोड में है, या वो फाइल है ही नहीं जिसमें आपको राइट करना है। तो इनपुट आउटपुट को लेके कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आईओ एक्सेप्शन चिल्लाएगा। तो आपको कैच में इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि ट्राई का काम क्या है, प्रॉब्लम हैंडल करना, प्रॉब्लम बताना। हैंडल कौन करेगा, कैच। तो कैच में इसका नाम लिख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आईओ एक्सेप्शन आया तो ऐसे सॉल्व करना। एरे का साइज 5 है, एरे का साइज 5 है और आपने 10th एलिमेंट एक्सेस करने का कोशिश किया, तो कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन जनरेट होगा। डिवाइड बाय 0 मैंने अब भी आपको बताया है, एरे इंट का है और आप उसमें कैर का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो ये वाला एक्सेप्शन जनरेट होगा। डिवाइड बाय 0 हमने अब भी देखा था रन करते समय। अगर आपने ट्राई कैच नहीं लिखा है, देखो आपने ट्राई कैच नहीं लिखा है और आपने 0 डाल दिया और डिवाइड कर दिया, देखो कौन सा एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन, और वही नाम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो, तो अगर आपने गल को डिवाइड बाय 0 वाली सिचुएशन क्रिएट की तो ये वाला एक्सेप्शन दिखा जाएगा और आपको फिर ट्राई और कैच का सहारा लेके इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आपने इफ यू क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट, यू नो न्यू के बिना, मेमोरी एलोकेट किए बिना आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। एवरीवन नोज विदाउट राइटिंग न्यू कीवर्ड यू कैन नॉट एलोकेट अ मेमोरी, और बिना एलोकेट मेमोरी किया हुआ ऑब्जेक्ट को आप डॉट करके एक्सेस करोगे तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी सब जानते हैं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वो न्यू लिखा ही नहीं, अपने बिना न्यू लिख के
देखो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेटेड नहीं है न्यू कीवर्ड से, तो ये वाला एक्सेप्शन आएगा, आपको हैंडल करना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड, तो नल रेफरेंस वाला एक्सेप्शन सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आप चाहिए तो इसका स्नैप ले सकते हो ताकि अपने नॉलेज के लिए फ्यूचर में रखने के लिए। Next, I hope till now whatever I had explained, any query, any doubt in this, please ask. No, sir. Anybody, any query, any doubt? If it is clear, please respond on the chat window so that I can continue further. तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, जब टाइप कास्ट करते हैं कैर का इंट में कन्वर्ट करते समय, तो इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन आता है। ये थोड़ा नेट पे इसको ढूंढ के हम लोग एग्जांपल फाइंड आउट करेंगे। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन और स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन मेमोरी को रिलेटेड है। स्टैक ओवरफ्लो कभी आता है जब रिकर्सिव टॉपिक होता है। रिकर्सिव मतलब मेरा ही फंक्शन अपने आप को बुला रहा है, माय फंक्शन इज कॉलिंग माय ओन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, अभी रिकर्सिव में एक टॉपिक होता है, अभी मैंने एक्सेप्ट में एक्सेप्ट को बुलाया, ये रिकर्सिव हो गया। तो ये कॉल होते होते एक पॉइंट पे आके स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये वाला क्योंकि फंक्शन को स्टैक में रखा रहता है, तो ये अपने आप को ही कॉल करते रहेगा, कभी बाहर निकलेगा नहीं। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अटक गए तो ऐसे एक्सेप्शन को बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। These are all categories of exceptions. We will see the practical part of it. Let's see one by one. कैसे हैंडल करने का वो देखते हैं। अब उसने क्या बोला था, जो लाइन में इश्यू आएगा उसको ट्राई में लिखो। अभी आपके पास चॉइस है, इस लाइन को ट्राई में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? ट्राई। इसमें इश्यू है उसी को लिखने का, ताकि उतना वो, अभी आपके पास चॉइस है, ग्रैंड पेरेंट का नाम लो या उसका जो एक्चुअल एक्सेप्शन है उसका नाम लो। कंडीशन अप्लाई आपको पता होना चाहिए एक्सेप्शन कौन सा है। अभी ये सिंस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज देयर, जो डॉटनेट का खुद का है, तो आप टाइप थोड़ा भी कर दोगे तो बाकी वो ऑटोमेटिकली लेके आता है, सबको पता है। अब फिर अंदर लिखेंगे, उसको थोड़ा लेफ्ट राइट लेंगे, system.out.print, सॉरी system.out नहीं आएगा, थोड़ा जावा का राइट टाइप कर दिया, सो सॉरी, console.write, और उसको सुना सकते हो भाई, cannot divide by, और आपका while लूप होता तो प्रोग्राम आगे चला गया होता। अब यहाँ देखो सिस्टम क्रैश नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुआ है। लास्ट टाइम देखो अलग सिनेरियो था, उसने एरर भी दिया और बोला डिवाइड बाय 0 कर नहीं सकते, मैटर वहीं पॉज हो गया। पर एप्लीकेशन देखो अभी भी खड़ा है, स्टैंड स्टिल है। ये पावर है ट्राई और कैच का, आपके एप्लीकेशन को क्रैश होने देता नहीं है। पर सर अगर मुझे ये मैसेज दिखाने का नहीं है तो आप यहाँ पे फ्लैग डाल सकते हो, फ्लैग इक्वल्स टू 1 करके, और अगर फ्लैग 0 रहेगा तो ही मैसेज दिखेगा, उसका आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देख लो प्रॉपर्ली, इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, पर मैं जब असाइनमेंट दूंगा ना सब होने के बाद तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लास के बाजू में उसका ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ ये क्लास है, तो क्लास का हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो नहीं ऑब्जेक्ट बनाया। अभी यहाँ ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, अभी सबको पता है, ट्राई कैच नहीं लिखेंगे तो सी शार्प क्या करेगा, एक्सेप्शन फेंकेगा ना, तो वो एक्सेप्शन जो थ्रो कर रहा है ना वो ये ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा है। ओके ऐसा है। तो आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप वो टेक्निकल एरर दिखाओ या कस्टमाइज एरर दिखाओ। मैंने कस्टमाइज एरर दिखाया। आई होप इसका स्नैप ले लिया रहेगा बिफोर आई शो फर्दर। आई होप इसका करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। पर आपको अगर ये एक्सेप्शन नहीं दिखाना है, कस्टमाइज नहीं दिखाना है, आपको उसका टेक्निकल दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट को रख सकते हो दिखाने के लिए।
अभी आप क्या कर रहे हो, अपना कस्टमाइज एक्सेप्शन नहीं दिखा रहे हो। तो देखो, अभी इतना टेक्निकल अंडरस्टैंड करने में सामने वाले को गले पे जरा जान पे आ जाएगा, तो समझ ही नहीं पाएगा इतना टेक्निकल लैंग्वेज। तो आपके पास टू चॉइस है, या तो वो टेक्निकलिटी दिखा दो इधर इश्यू है क्या है, या तो कस्टमाइज आप दिखा दो। तो यू हैव टू चॉइस। तो मैंने क्या बोला, कस्टमाइज दिखाता हूँ, सामने वाला डेवलपर डर जाएगा, वो बोलेगा बाप रे बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर। तो यू हैव टू चॉइस। इसका भी स्नैप ले लो। अभी ये लाइन में भी इश्यू है ना, मुझे पता है नंबर नम टू और ऑपरेटर डालते समय कुछ इश्यू कर सकते हैं, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं इस पार्ट को भी किस में लिखूंगा, ट्राई में लिखूंगा। प्रॉब्लम आएगा तो कौन हैंडल करेगा, कैच हैंडल करेगा। अभी आपके पास चॉइस है, या तो स्पेसिफिक एक्सेप्शन का नाम लिखो या तो गॉडफादर का नाम लिखो। अभी स्पेसिफिक एक्सेप्शन कैसे पता लगाने का, बिना ट्राई करके रॉन्ग चीज डाल देने का, अगर वो एक्सेप्शन का नाम खुद बता देता है आपको। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फॉर्मेट एक्सेप्शन का इश्यू आया था, बट अगर आपको चाहिए तो आप गॉडफादर का नाम रख सकते हो। और आप कस्टमाइज मैसेज रखना है या आपको टेक्निकल मैसेज रखना है, आपके पास चॉइस है। ऐसा एक मैसेज दे सकते हैं, प्लीज एंटर एप्रोप्रिएट वैल्यू, और बाद में वापस से किसको कॉल करा सकते हैं, आप एक्शन को कॉल करा सकते हो, ताकि वो वापस से प्रोग्राम चले आपका। मेरा स्टूडेंट जैसे अभी मैंने ए एंटर कर दिया, अभी यहाँ पे मैंने पॉज नहीं दिया इसलिए वो एक्सेप्शन आके चला गया, तो दिखेगा नहीं। मैंने यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ। एक काम करता हूँ आपके लिए, वो आपके लिए रुका रहे। अभी मैंने ए एंटर कर दिया, राइट। प्लीज एंटर एप्रोप्रिएट वैल्यूज, आपको ऐसा एरर मैसेज दे देगा, फिर से आपका प्रोग्राम रन करने को वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो ये क्लियर हो गया रहेगा। प्लीज रेस्पॉन्ड ऑन द चैट विंडो इफ इट इज क्लियर, एनी क्वेरी एनी डाउट प्लीज आस्क। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेसिफिक एक्सेप्शन नहीं लिया, गॉडफादर का नाम ले लिया। अब ये बोल रहा है इको कहीं यूज नहीं किया है, ऑब्वियसली मेरे को जरूरत नहीं था इसलिए यूज नहीं किया। इफ इट इज क्लियर प्लीज रेस्पॉन्ड ऑन द चैट विंडो। कैच फाइनली कैसे लिखा जाएगा वो एक्सप्लेन करता हूँ। बिफोर दैट यू कैन टेक द स्नैप ऑफ दिस। क्योंकि ट्राई मतलब प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो हैंडल दो लोग करेंगे, या तो कैच करेगा या तो फाइनली करेगा। तो सर आपने फाइनली का तो एग्जांपल नहीं दिया है, आएगा, लेक्चर जस्ट स्टार्टेड है। तो ट्राई के साथ कंपलसरी कैच होना ही चाहिए, या तो फाइनली। ट्राई कैन नॉट कम इंडिपेंडेंटली। आप चाहिए तो इसका स्नैप ले सकते हो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ट्राई कैन नॉट, किसी ने मस्ती किया, ऐसा किया, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मस्ती किया, कंसोल डॉट राइट हेलो, ये भी अलाउड नहीं है। पूरा लाइन लग जाएगा एरर का। ट्राई और कैच के बीच में भी कोई नहीं आ सकता है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। इधर ट्राई खत्म, उधर कैच इमीडिएटली आना चाहिए। इन बिटवीन कोई भी इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, ये भी आपको माइंड में रखना है। ट्राई कैन नॉट कम इंडिपेंडेंटली, इधर इट रिक्वायर्ड कैच और फाइनली। ऑब्वियसली उसका जो काम है उसके लिए आप रखोगे नहीं। आप ट्राई लिखा है, प्रॉब्लम आएगा तो कैच नहीं रहेगा, तो वो क्या पॉइंट है ट्राई लिख के। Whatever I had explained related to try and catch, if it is clear, please respond on the chat. ग्रामर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ग्रामर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। ये सिंटैक्स एरर में काउंट हो गया ना आपका, ये ऐसा सिलेक्ट।
मैंने ये भी हाईलाइट कर दिया और ये मैसेज भी हाईलाइट कर दिया. वन ट्राई मल्टीपल कैच का ऐसे नेट पे है ना, आप लोगों ने इसको जितना स्टडी करोगे ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट. हाँ, तो आप प्लीज इसको ट्राई कर सकते हो. इसमें क्या है, हाँ, अब यहाँ देखो, आराम से देखना, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जो भी नॉलेज पढ़ा है ना उससे ही रिलेटेड है और इट विल हेल्प यू. नाउ लुक हियर, मैंने क्या किया है, एक इंट का एरे बनाया है जिसमें ये स्पेसिफिक वैल्यू है और दूसरा इंट का एरे बनाया है जिसमें ये वैल्यू है. ओके, अभी मैंने फॉर लूप 0 से चालू किया है एक जे का, और जितने मेरे नंबर्स हैं उसका कितने नंबर्स हैं वो लेंथ पता लगाता है और ये फॉर लूप चल रहा है. अभी यहाँ पे क्या है देखो, बीच में डिवाइड बाय 0 भी होने वाला है, अगर आपको ये विजिबल होगा तो, राइट. और अगर जब डिवाइड बाय 0 होगा तो ये एक्सेप्शन आएगा. दूसरा एक्सेप्शन क्या है, अगर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हुआ तो ये एक्सेप्शन आएगा. अभी यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होने का पॉसिबिलिटी कम है, नंबर डॉट लेंथ लिया है, 100% इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा. कैसे आएगा मैं समझाता हूँ, यहाँ देखो, आराम से देखना. डिवाइड बाय 0 तो समझ में आ गया है. देखो जे का वैल्यू 0 है तो नंबर ये एरे का नाम है, डिवाइजर ये एरे का नाम है. जे का वैल्यू 0 है तो जे इधर 0 हो जाएगा, जे इधर 0 हो जाएगा. 0 मतलब इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, ये डिवाइड होगा तो ये डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब 17 डिवाइड बाय 0 आएगा तो ये उधर ही फंस जाएगा और ये एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, कैच में चला जाएगा और ये मैसेज दिखा देगा. और ये मैसेज दिखा के नॉर्मल हो जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा. आगे बढ़ेगा मतलब जे प्लस प्लस करेगा, फिर 24 और इसको भी इशू दिखाएगा तो वापस से कैच में जाएगा डिवाइड बाय 0 वाले में और ये एक्सेप्शन दिखाएगा. नेक्स्ट जब जे प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेगा, कोई इश्यू नहीं आएगा. बाद में जे प्लस प्लस होगा, नंबर डॉट लेंथ है ना तो इसके हिसाब से चलेगा. अब यहाँ 25 है तो कौन सा इंडेक्स पोजीशन हो गया, 0 1 2 3 4. अब ये 4 पे तो यहाँ वैल्यू है पर यहाँ 4 पे कोई वैल्यू नहीं है तो इस एरे में 4 इंडेक्स पोजीशन है ही नहीं. लास्ट 3 था, 0 1 2 3, पर जे इधर 4 पकड़ेगा. अब जैसे ही 4 करेगा ये इंडेक्स के बाहर चला गया तो इस बार डिवाइड वाला कैच नहीं पकड़ेगा, इस बार कौन सा पकड़ेगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला पकड़ेगा और वो एक्सेप्शन दिखा के फिर नॉर्मल होके एग्जिट हो जाएगा. तो ये एग्जांपल है वन ट्राई कैन हैव मल्टीपल कैच. सर ये सिचुएशन किधर जरूरी रहता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉपर डेवलपर रहेगा ना वो वन ट्राई मल्टीपल कैच फॉलो करेगा. और कोई कोई ब्रह्मास्त्र वाले रहेंगे ना, ज्यादा सोचते नहीं है. कोई कोई डॉक्टर क्या, ज्यादा बीमारी 2-3 दिन ज्यादा बीमारी हो गया है ना वो डायरेक्ट एंटीबायोटिक उड़ा देते हैं. एंटीबायोटिक से वो ये नहीं बोलते ब्लड टेस्ट करो, ये करो, फाइंड आउट करो, रूट कॉज नहीं डालते, जरा एंटीबायोटिक देना चालू कर देते हैं. तो वो ब्रह्मास्त्र को बोलते हैं एक्सेप्शन का नाम लिख दो. जब हम एक्सेप्शन लिखते हैं तो वन ट्राई वन कैच में काम खत्म हो जाएगा. व्हेन वी डायरेक्ट राइट गॉडफादर का नाम लिख दिया तो वन ट्राई कैच में कोई भी एक्सेप्शन आए वो पकड़ लेगा. पर जो प्रॉपर डेवलपर होता है ना वो रूट कॉज पता लगाता है कि भाई डिवाइड बाय 0 आया तो ये करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आया तो ये करेगा और इसके अलावा कुछ गया तो और एक कैच बनाएगा जिसमें एक्सेप्शन रखेगा. प्रॉपर डेवलपर यही फॉलो करेगा. क्यों, ताकि वो पता लगाएगा कि मेरा एप्लीकेशन में कितनी बार वो, और एक अगर सपोज यहाँ होता जैसे एक्सेप्शन करके तो वो फाइंड आउट करेगा कि ऐसा कितनी बार हो रहा है कि एक्सेप्शन ट्रिगर हो रहा है. अगर एक्सेप्शन ट्रिगर हो रहा है इन दोनों के अलावा इसमें नहीं जाके, इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में और भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे पता था पर उसके भी बाहर है, इसके लिए बार बार एक्सेप्शन में जा रहा है, इन दोनों के पास नहीं जा रहा है. तो वन ट्राई मल्टीपल कैच का ये एडवांटेज होता है कि आपका रूट कॉज आपको पता लगाने में हेल्प करता है कि आपका एप्लीकेशन डिवाइड बाय 0 की वजह से क्रैश हो रहा है या इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की वजह से कैश हो रहा है. और यहाँ पे और एक कैच होता और उसमें जाता तो डेवलपर सोचता कि मेरे प्रोग्राम में और भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो मेरे को ट्रेस नहीं हो रहा है. फिर वो कोड को ढूंढने निकलेगा, सर्जरी करने निकलेगा कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग. Is this explanation is clear स्टूडेंट? कोई बोलेगा देखो सर ट्राई के बीच में कोड लिखा है, ये कोड नहीं कमेंट है, कमेंट का अस्तित्व कुछ नहीं होता है. If this explanation of one try multiple catch with code is clear, please respond on the chat window. Any query, any doubt, please ask. ये एग्जांपल आप ट्राई करें.
कितनी बार प्रॉपर हुआ आंसर दिखाया, जब डिवाइड बाय 0 आया तो ये आंसर दिखाया। देखो ट्राई कैच लिखा था इसलिए क्रैश नहीं हुआ, अगर ट्राई कैच नहीं होता ना फॉर लूप को आगे बढ़ने ही नहीं देता था। बट ट्राई कैच लिखा तो उसने एक्सेप्शन दिखाया, अगले वाले को वापस आया तो वापस से एक्सेप्शन दिखाया, बट क्रैश नहीं हुआ। इधर देखो क्रैश नहीं हुआ, इधर देखो इधर भी क्रैश नहीं हुआ, एक्सेप्शन दिखा के छोड़ दिया उसने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप ट्राई कर सकते हो। अब ये सब एक बार ट्राई करो उस पे साइट पे, फिर भी कुछ डाउट रहेगा वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर।